हेलो गाइस, मैं हूं मयंक और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रोफेसर डायरी पर। इस वीडियो में हम गुप्त उत्तर काल यानी बर्धन बंध से संबंधित सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यह वीडियो आपका यूपी पुलिस, यूपी पैट, यूपी पीसीएस प्री, यूपी पीसीएस आरओ और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जिसमें बर्धन बंध से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उन सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि थानेश्वर में यानी थानेश्वर का जो आज वर्तमान में हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है, तो वहाँ पर बर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है राज्यवर्धन, बी है आदित्यवर्धन, बी सी है आपका पुष्यभूति वर्धन और डी है नरवर्धन। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी पुष्यभूति वर्धन। और इसी के नाम से इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। इसी वंश में आगे चलकर प्रभाकर वर्धन हुए, जिनके दो बेटे थे और एक बेटी थी। दो बेटों का नाम राज्यवर्धन, बड़े बेटे का नाम राज्यवर्धन, छोटे बेटे का नाम हर्षवर्धन और उनकी जो बेटी थी उनका नाम राजश्री था। ठीक है। प्रभाकर वर्धन के बाद उनके बड़े बेटे राज्यवर्धन गद्दी पर बैठे और उनकी हत्या की थी शशांक गौड़ ने। तो उनके बाद हर्षवर्धन गद्दी पर बैठे थे, जिन्होंने 40 वर्ष तक इस थानेश्वर के आसपास के रीजन में राज्य किया। ठीक है। और इनकी जो बेटी थी राजश्री, उनकी शादी हुई थी कन्नौज के मौखरी वंश के जो शासक थे गृह वर्मा उनसे। ठीक है। और जिसकी हत्या भी शशांक गौड़ ने ही की थी और शशांक गौड़ ने राजश्री को बंदी बना लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में राज्य दे रखे हैं, सूची सेकंड में राजधानियां हैं। सूची फर्स्ट में है आपके बर्धन वंश, मौखरी वंश, वाकाटक और मैत्रक। सूची सेकंड में उनकी राजधानियां दे रखी थानेसर, कन्नौज, पुरिका, वल्लभी। हमें इन सभी जो यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो अगर हम बर्धन राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी थानेश्वर ही थी। मौखरी वंश की राजधानी कन्नौज थी, वाकाटक वंश की राजधानी पुरिका और मैत्रक वंश की राजधानी वल्लभी। यानी ए का 1 रहेगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सम्मिलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। फर्स्ट में राजवंश दे रखा है, जबकि सूची सेकंड में उनके संस्थापक दे रखे हैं। अगर हम सूची फर्स्ट को देखें तो बर्धन वंश है, मौखरी वंश है, वाकाटक और मैत्रक, वही चारों वंश दे रखे हैं और संस्थापक हैं भट्टार्क, ईशान वर्मा, बिंध्य शक्ति और पुष्यभूति। तो अगर हम इनका मिलान करें तो बर्धन वंश के जो संस्थापक हैं वो हैं आपके पुष्यभूति, और इसी प्रकार से मौखरी वंश के जो संस्थापक रहे हैं वो हैं आपके ईशान वर्मा। ठीक है। और इसी वंश में आगे चलकर गृह वर्मा हुए, जिनसे जो हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री, उनकी शादी हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट वंश है बाकाटक, और बाकाटक वंश के जो संस्थापक रहे हैं वो हैं आपके बिंध्य शक्ति, और मैत्रक वंश के संस्थापक आपके भट्टार्क रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर हम मिलान करें तो ए का 4 रहेगा, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई है? यानी जो मयूर शर्मन थे जिन्होंने कदम राज्य की स्थापना की थी, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? ऑप्शन ए बंगाल, बी कन्नौज, सी बैजयंती बनवासी और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन सी यानी बैजयंती। जो कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, तो कदम राज्य की जो राजधानी थी वो थी आपकी बैजयंती और बनवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो यहाँ पर 3 कंडीशन दे रखी हैं। सबसे पहले एक बौद्ध राजा पूछा है, दूसरा एक संस्कृत का विद्वान यानी वो राजा संस्कृत का विद्वान भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ वो राजा एक लेखक भी होना चाहिए। तो ये तीनों ही खासियत आपके ऑप्शन ए दे रखा है कनिष्क, बी अशोक और सी बिम्सर और डी है आपका हर्षवर्धन। अगर हम इन चारों को देखें, इन चारों ऑप्शन को देखें, तो सबसे पहले यानी जो टाइम पीरियड के हिसाब से अगर हम इसको टाइम पीरियड के हिसाब से देखें तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे बिम्बिसार, बिम्बिसार के बाद अशोक, अशोक के बाद कनिष्क, कनिष्क के बाद हर्षवर्धन। यानी इन चारों में सबसे लास्ट में हर्षवर्धन रहेंगे। यानी और इन जो पहली कंडीशन है कि अंतिम बौद्ध राजा होना चाहिए, तो अंतिम बौद्ध राजा के लिए ये बौद्ध राजा भी होने चाहिए। तो हर्षवर्धन पहले एक शैव अनुयायी थे, यानी शैव धर्म को मानने वाले थे। बाद में ये ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर ये बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था। अतः ये एक बौद्ध राजा भी थे। ठीक है। इसके साथ साथ ये एक संस्कृत के महान विद्वान भी थे और लेखक भी थे। लेखक इसलिए थे क्योंकि इन्होंने 3 रचनाएं की। आपकी पहली रचना थी प्रियदर्शिका, दूसरी रत्नावली, तीसरी नागानंद। तो ठीक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद इनकी रचनाएं थी। इस प्रकार से ये अंतिम बौद्ध राजा भी हुए, संस्कृत के महान विद्वान भी थे और साथ में ये लेखक भी थे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी यानी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि और डी है व्यास। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी यानी बाणभट्ट। ठीक है। बाणभट्ट जो हर्षवर्धन थे उनके दरबारी कवि थे और ये संस्कृत भाषा के कवि थे। इन्होंने मेन मुख्यतः 2 रचनाएं की, एक थी हर्षचरित
जो हर्षवर्धन की बायोग्राफी थी। इसके साथ साथ इनकी एक दूसरी फेमस नाटक है, जो संस्कृत का नाटक है, उसका नाम था कादम्बरी। ठीक है, यानी कादम्बरी और हर्षचरित ये दो रचनाएं आपकी बाणभट्ट की हैं, जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ऑप्शन ए फायान, बी इत्सिंग, सी मेगास्थनीज और डी है ह्वेनसांग। अगर हम इन सभी चारों का टाइम पीरियड देखें तो सबसे पहले आने वाला था इसमें मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके बाद आपका फायान आपको देखने को मिला है। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था, जो गुप्त शासक था। ठीक है, गुप्तकालीन शासक था। इसके बाद आपको ह्वेनसांग देखने को मिलेंगे। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे आए थे, एक चीनी तीर्थयात्री थे ये। इसके साथ साथ इत्सिंग ह्वेनसांग के बाद में आए थे, और जिस समय ये आए थे उस समय हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। और जब जिन्होंने इसे भेजा था चीन से, उस राजा की भी जब वो लौट के गए चीन में, तो वहाँ भी उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो यानी इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है कि ऐसा कौन सा चीनी तीर्थयात्री था जो भारत आया था, तो हर्षवर्धन के समय पे पूछा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी यानी ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, सी है परमेश्वर वर्मन फर्स्ट, या डी है परांतक फर्स्ट। एसएससी सन 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन बी यानी नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ये पल्लव वंश के शासक थे, और पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट और इसके साथ साथ पुलकेशिन सेकंड, इन दोनों का जिक्र मिलता है यानी जो हर्षवर्धन की जो रचनाएं हैं, नागानंद रत्नावली प्रियदर्श का, इन रचनाओं में भी इन दोनों रचनाओं जो दो शासक थे, नरसिंह वर्मन जो पल्लव वंशी शासक थे, और इसके साथ साथ चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड, इन दोनों की प्रशंसा की गई है। इसके साथ साथ इनकी प्रशंसा ह्वेनसांग ने अपनी रचना सियुकी में भी की है। ठीक है, यानी सियुकी में नरसिंह वर्मन फर्स्ट और पुलकेशिन सेकंड का भी जिक्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया है? यानी किस व्यक्ति को सेकंड अशोक कहा जाता है? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है स्कंदगुप्त और डी है हर्षवर्धन। एसएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी यानी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बहुत ही टॉलरेंट राजा थे, सहिष्णु राजा थे, एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे, इस इन और बहुत ही उदार थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से इनको हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखें तो बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? यानी बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन और डी कनिष्क। ठीक है, तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी यानी हर्षवर्धन। ठीक है, ये मैं पिछले क्वेश्चंस में भी इसको करा चुका हूँ। यानी बाणभट्ट आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और इन्होंने इनकी दो फेमस रचनाएं हैं, पहली है कादम्बरी, दूसरी हर्षचरित। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो विक्रमादित्य, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं जो गुप्तवंशी शासक थे। कुमारगुप्त ये भी गुप्त वंश के शासक थे, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और जो ऑप्शन डी है कनिष्क, ये कुषाण वंशी शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए है अहोल अभिलेख, बी है बंसखेड़ा लेख, सी है हाथीगुम्पा अभिलेख, या डी है ह्वेनसांग के वर्णन से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी अहोल अभिलेख। ये कर्नाटका में स्थित है, और इसकी स्थापना पुलकेशिन सेकंड के समय हुई थी। और इसमें जिक्र किया गया है कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष की जो विजय यात्रा थी उसको नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया था। ठीक है, यानी पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष की जो विजय यात्रा थी उसको रोका था नर्मदा नदी के तट पर। और इन्हीं पुलकेशिन सेकंड जो एक चालुक्य राजा थे, और हर्षवर्धन ये वर्धन वंश के राजा थे, इन दोनों के इन दोनों के मध्य एक जो नर्मदा नदी थी, एक बाउंड्री बन गई थी। यानी नर्मदा नदी के उत्तर वाला भाग था वो हर्ष के राज साम्राज्य में था, और जबकि नर्मदा नदी के जो दक्षिण का भाग था वो पुलकेशिन सेकंड के साम्राज्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रतापशील, हूड, हरेंड, केसरी, महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थीं? यानी ये जो प्रतापशील उपाधि है, हूड, हरेंड, केसरी उपाधि है, और महाराजा धीराज की उपाधि है, ये उपाधियाँ किसको मिली हैं? क्वेश्चन नंबर 12 के जो ऑप्शन हैं वो है ऑप्शन ए नरवर्धन, बी है प्रभाकर वर्धन, सी है आदित्य वर्धन और डी है राज्यवर्धन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन बी यानी प्रभाकर वर्धन। ठीक है, यानी प्रभाकर वर्धन को प्रतापशील, हूड, हरिण, केसरी तथा महाराजा धीराज की उपाधियों से नवाजा गया है। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के तीन पुत्र पुत्रियां थीं, दो बेटे थे और एक पुत्री थी। बड़े बेटे का नाम राजवर्धन था, जो इनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे थे। उसके बाद हर्षवर्धन थे। ठीक है, और इनकी बेटी थी राज्यश्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए प्रयागराज, बी दिल्ली, सी कन्नौज या डी राजगिरी।
तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पे स्थापित की थी? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कन्नौज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है सकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया है? यानी सकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया है? ऑप्शन ए कनिष्क, बी है हर्षवर्धन, सी है प्रभाकर वर्धन और डी है आपका राज्यवर्धन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी हर्षवर्धन। यानी हर्षवर्धन को सकलोत्तरा पथनाथ भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ह्वेनसांग ने किसे शीलादित्य कहा गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त सेकेंड, सी अशोक और डी हर्षवर्धन। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का भी करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, यानी हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के समय पे एक चीनी तीर्थयात्री भारत में आए थे, उनका नाम ह्वेनसांग था और इनकी रचना का नाम सियू की था। यानी इन्होंने एक रचना की जिसको कहा गया है सियू की। ठीक है, यानी पश्चिमी देशों का विवरण। तो इस रचना में हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा है ह्वेनसांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात, यानी गुप्त वंश के विनाश के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? ऑप्शन ए चालुक्य, बी राजपूत, सी हर्षवर्धन या डी शक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ये भी, इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी हर्षवर्धन रहेगा। यानी हर्षवर्धन ने गुप्त वंश के जो ह्रास होने के बाद उत्तर भारत में एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित किया और एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था। ठीक है, जिसको वर्धन वंश कहा गया है, वर्धन साम्राज्य कहा गया। तो इसकी स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन ने। क्वेश्चन नंबर 17, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ऑप्शन ए शशांक, बी ध्रुवसेन, सी पुलकेशन सेकंड या डी भास्कर वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी गौड़बंशी शशांक, जिन्होंने हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या की और इनके साथ साथ हर्षवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री, उनके पति ग्रह वर्मा की भी इन्होंने हत्या कर दी थी। ठीक है, और इसका बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने भास्कर वर्मा के साथ, जो कामरूप प्रदेश के राजा थे, उनके साथ एक संयुक्त सेना गठित की और संयुक्त सेना के आक्रमण से शशांक को हराया जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गौड़वंशी शासक शशांक। बंगाल के बंगाल से एक शासक थे और ये हर्ष के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? ऑप्शन ए महानदी के किनारे, ताप्ती के किनारे, सी नर्मदा के किनारे या डी गोदावरी के किनारे। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, यानी नर्मदा नदी के किनारे पे पुलकेशिन सेकंड जो चालुक्यवंशी शासक थे, इन्होंने हर्षवर्धन के विजय अभियान को रोक दिया था, हर्षवर्धन को पराजित किया था। और इसकी जानकारी हमें कर्नाटका में स्थापित ऐहोल स्तंभ से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 19 है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैनी, सी कन्नौज या डी थानेश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कन्नौज। ठीक है, यानी उत्तर भारत में उस समय सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था, जिस पर किसी समय मौखरी वंश के शासक हरि वर्मा का शासन था और जिनकी पत्नी थी हर्षवर्धन की बहन यानी राजेश्वरी। अब जबकि शशांक ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी, तो उसके बाद हर्षवर्धन अपनी बहन को गद्दी पर बिठाई, कन्नौज की गद्दी पर, और अपनी बहन के साथ उन्होंने शासन व्यवस्था स्थापित की कन्नौज के आसपास में। और बाद में थानेश्वर से उन्होंने अपनी कैपिटल को भी शिफ्ट किया, कन्नौज पे ले आए और कन्नौज उस समय का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण शहर बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? ऑप्शन ए फिरदौसी ने, बी बाणभट्ट ने, सी बारामहीर ने या इनमें से कोई नहीं। आरआरबी संदेश 4 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट जो हर्ष के दरबारी कवि थे, इन्होंने हर्ष की जीवनी लिखी है और इसका नाम है हर्षचरित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? ऑप्शन ए मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में या पेशावर में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी प्रयागराज में। ठीक है, हर 5 साल पे इनकी एक धार्मिक सभा होती थी और ये प्रयागराज में होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी हरियाणा। ठीक है, जो हरियाणा का आजकल का एरिया है, उस समय उस टाइम यानी वर्धन वंश के आसपास उस समय उसको थानेश्वर कहा जाता था। यानी पहले वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी, बाद में हर्षवर्धन ने इसकी राजधानी शिफ्ट करके कन्नौज ले आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन ए शक शासक रुद्र दमन के साथ, बी मौखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ, सी बाकाटक नरेश बिंद शक्ति के साथ या मैत्रक नरेश भट्टार के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी मौखरी नरेश
गृह वर्मा के साथ, ठीक है। और गृह वर्मा को बाद में शशांक गौड़, जो गौड़वंशी शासक शशांक था, उसने हत्या कर दी थी गृह वर्मा की। और जो उनकी पत्नी थी राजश्री, उनको बंदी बना लिया था, जिसको बाद में हर्षवर्धन ने छुड़वाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए मालवा नरेश देवगुप्त ने, गौड़ नरेश शशांक ने, सी मैत्रक नरेश भट्टारक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी गौड़ नरेश शशांक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संबंध की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, बी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सी है सिंध विजय के उपलक्ष्य में, और डी है आपका पूर्वी भारत के विजय के उपलक्ष्य में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हर्षवर्धन ने हर्ष संबंध की स्थापना 606 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी आदित्य वर्मन, सी है आपका राज्यवर्धन, और डी है राज्यवर्धन सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी हर्षवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, और डी का पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हिंसा की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची। BPSC 1996 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी मथुरा शहर उस समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कवि बाणभट्ट निवासी थे, कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र के, बी थानेश्वर के, सी भोजपुर के, या डी इनमें से कोई नहीं। ये भी BPSC 1996 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी थानेश्वर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। नागानंद का रचनाकार कौन था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी हर्षवर्धन, सी भव्यभूति, या डी भास। तो इस क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन बी, यानी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का शासक था, उसने 3 रचनाएं की थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। ऑप्शन ए कन्नौज व प्रयागराज में, बी प्रयाग व थानेश्वर में, सी थानेश्वर बल्लभी में, डी है आपका बल्लभी और प्रयाग में। UPPCS 2003 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कन्नौज और प्रयागराज में सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 नाटक किसने लिखे हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी सागादत्त, सी बादशाह और डी हर्षवर्धन। तो ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, यानी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। कोई गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन, बी राज्यवर्धन, सी हर्षवर्धन, या डी शशांक। तो क्वेश्चन नंबर 33 का भी करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी हर्षवर्धन। यानी हर्षवर्धन ने गुर्जरों को भी पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए हर्ष के प्रति सम्मान, बी नालंदा में अध्ययन, सी बौद्ध धर्म में आस्था, या डी सियूकी की रचना। तो यहाँ पे ह्वेनसांग की बात हो रही है, तो ह्वेनसांग किसके लिए याद किए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, यानी सियूकी की रचना। यानी इन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल में जो भी चीज़ें समझी, सीखी, और हर्ष यानी भारत के बारे में जो भी चीज़ें लिखी हैं, वो इनकी रचना है आपकी सियूकी, ठीक है। यानी ये ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत में आए थे, तो यहाँ जो भी चीज़ें इन्होंने देखी, उन सब की इन्होंने जो लिखा है वो सियूकी में लिखा है, ठीक है। तो इसके लिए सियूकी के लिए रचना के लिए ह्वेनसांग को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला शासक पुलकेशिन सेकंड कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए बातापी या बादामी, बी है कल्याणी, सी बैंगी, डी है तंजौर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी बातापी और बादामी, ठीक है। यानी पुलकेशिन सेकंड जो चालुक्यवंशी शासक था, ये बातापी और बादामी का शासक था। क्वेश्चन नंबर 36। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। बल्लभी नरेश का नाम क्या था? ऑप्शन ए ध्रुवसेन सेकंड, शशांक, देवगुप्त, या गृह वर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी ध्रुवसेन सेकंड। ध्रुवसेन सेकंड बल्लभी नरेश थे, जिनके साथ हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, ठीक है। शशांक ये गौड़वंशी शासक थे, बंगाल के शासक थे, जिन्होंने हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या की थी, और जो हर्षवर्धन की बहन के पति थे गृह वर्मा, उनकी भी हत्या की थी। गृह वर्मा ये हर्षवर्धन की बहन राजेश्री के पति रहे थे, और ये आपके मौखरी वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? ऑप्शन ए राजवर्धन ने,
आदित्य वर्धन है, प्रभाकर वर्धन है या हर्षवर्धन है। तो 641 ईस्वी की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, यानी हर्षवर्धन ने चीन के राजा ताइस सुसुंग के पास अपना एक राजदूत भेजा था 641 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 ये बड़ा क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइस सुसुंग ने चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है। ऑप्शन ए बांग हुएनसे, बी है हुएनसांग, सी इत्सिंग या डी फायन। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, यानी वांग हुएनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा गया है। ऑप्शन ए फायान, वी ह्यूनसांग, सी सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी ह्यूनसांग। ठीक है, यानी ह्यूनसांग को यात्रियों में राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि ह्यूनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा है। ऑप्शन ए 12 साल, 13 साल, 14 साल या 20 साल। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी 14 साल लगभग। ठीक है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग 14 साल है, कहीं कहीं पे 16 साल भी दिया रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि ह्यूनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था। यानी ह्यूनसांग को सम्मान देने के लिए और महायान धर्म के प्रचार के लिए हर्षवर्धन ने कहाँ पर एक महासभा का आयोजन किया था जो 643 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए कन्नौज में, बी थानेश्वर में, सी प्रयाग या डी उज्जैनी में। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कन्नौज में। ठीक है, तो कन्नौज में एक महायान धर्म के प्रचार के लिए हर्षवर्धन ने एक महासभा का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय कैसे दिया जाता है। ऑप्शन ए अशोक को, बी चंद्रगुप्त सेकंड को, सी हर्षवर्धन को या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यानी हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 43 है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था। ऑप्शन ए पुलकेशिन फर्स्ट ने, पुलकेशिन सेकंड ने, विक्रमादित्य फर्स्ट ने या विक्रमादित्य सेकंड ने। यूपीएससी सन 2003 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी बादामी के चालुक्य वंश की शासक पुलकेशिन सेकंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए। यानी 100 गांवों की जो आय होती थी, इनकम होती थी, उसको दान के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय को दान किया था। तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने, हर्षवर्धन ने। तो इसका करेक्ट आंसर भी आपका ऑप्शन डी रहेगा, यानी हर्षवर्धन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। सूची फर्स्ट में राज्य दे रखा है, जबकि सूची सेकंड में उनकी राजधानियाँ दे रखी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है हर्षचरित, यानी सूची फर्स्ट में हर्षचरित कादम्बरी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, सूची फर्स्ट में राज्य ना होते हुए यहाँ पे रचनाएं हैं। ठीक है, यानी सूची फर्स्ट में रचनाओं के नाम दे रखे हैं, जबकि सूची सेकंड में उनके जो कवि या जो जिसने रचनाकार है उसका नाम दे रखा है। ठीक है, यानी सूची फर्स्ट में रचना है, जबकि सूची सेकंड में रचनाकार हैं। ऑप्शन ए, यानी सूची फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए दे रखा है हर्षचरित और कादम्बरी, बी दे रखा है नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, सी दे रखा है सूर्य शतक और डी दे रखा है प्रियदर्श का रत्नावली और नागानंद। और सूची सेकंड में जो उनके रचनाकार हैं उनके नाम दे रखे हैं हर्षवर्धन, भर्तृहरि, मयूर और बाणभट्ट। अगर हम इनको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करें तो वो कुछ इस तरीके से मिलान होगा। जैसे अगर हर्षचरित और कादम्बरी ये आपकी रचनाएं हैं बाणभट्ट की, जो हर्षवर्धन के समय दरबारी कवि थे, जबकि नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक ये भर्तृहरि की रचनाएं हैं। इसी तरीके से सूर्य शतक भी मयूर की रचना है, जबकि प्रियदर्श का रत्नावली और नागानंद ये तीनों ही रचनाएं हर्षवर्धन की हैं। ठीक है, ये तीनों नाटक हर्षवर्धन ने लिखे हैं। तो इस तरीके से ए का आपका 4 रहेगा, बी का 2, सी का 3 और डी का रहेगा आपका 1। ठीक है, यानी यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था। ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी भर्तृहरि या डी मयूर। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी कालिदास। ठीक है, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे जो गुप्त वंशी शासक थे। ठीक है, और उनके 9 रत्नों में से एक थे कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47, कथन और कारण दे रखे हैं यहाँ पे। कथन है आपका हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया था।
और कारण दे रखा है कि हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया था। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण आपका कथन की सही व्याख्या कर रहा है। बी दे रखा है कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी दे रखा है कथन और कथन सही है लेकिन कारण गलत है। और डी है आपका कथन गलत है जबकि कारण सही है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन ए, यानी कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अतः हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया था, जिसकी वजह से उन्होंने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कौन सही सुमेलित है। ऑप्शन ए अवंती, उसके सामने लिख रखा है हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री। सिंहनाथ महासेनापति, कुंतल सेनापति या सुसेना। डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 48 को देखें, यहाँ पे हमें सही सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी सभी सही हैं। यानी हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री उस समय अवंती था, इनका महासेनापति सिंहनाथ था, जबकि अश्वसेना का सेनापति कुंतल था। ठीक है, तो ये सभी नाम दे रखे हैं उनके मंत्रियों के और उनके सेनापतियों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी फायान, सी ह्वेनसांग या डी इत सिंह। इन चारों में से किसका यह कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी ह्वेनसांग। यानी ह्वेनसांग ने कहा है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है परंतु ईमानदार होते हैं और भारतीय स्वच्छता प्रेमी भी हैं। ठीक है, तो ये कथन आपका ह्वेनसांग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। ऑप्शन ए खेत की जुताई के लिए, बी खेत की सिंचाई के लिए, सी समय मापने में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी खेत की सिंचाई के लिए। ठीक है, जिसे रहट भी कहा जाता है। तो इसके लिए घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्रोतों में सामान्यतः उल्लिखित हुंडी की प्रकृति स्वरूप को परिभाषित करता है। यानी हुंडी क्या होता था। कोई ऑप्शन ए दे रखा है राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को जारी एक सलाह, बी है दैनिक लेखा के अनुरक्षण के लिए एक डायरी, सी है एक विनियम पत्र, डी है सामंत प्रभु द्वारा अपने मातहतों को जारी एक आदेश। तो ये यूपीएससी सन 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी एक विनियम पत्र होता था, एक ट्रांजैक्शन स्लिप होती थी हुंडी। हुंडी का अगर सिंपल भाषा में अर्थ बताएं तो एक तरीके का लेटर होता था, जिस पे कोई भी एक व्यापारी है वो किसी दूसरे को वो लेटर थमा देता था कि ये मेरा एक हुंडी है, यानी इतने पैसे मेरे आपके पास हैं, यानी ये जब भी मैं ये सामान आपको दूंगा ये मुझे आप हुंडी वापस कर देंगे। यानी एक ट्रांजैक्शन का एक स्वरूप होता था। जिस तरीके से आज आपका एक कागजी नोट चलता है उसी तरीके से उस समय हुंडी चलती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या था। ठीक है, एरीपति हम किसको बोलते थे उस समय, और ये दक्षिण भारत का शब्द है। ऑप्शन ए जलाशय की भूमि, बी चारागाह की भूमि, सी है आपकी जंगली भूमि, या इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका सॉरी ये किसी में पूछा नहीं है अभी तक। तो क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन ए, यानी जलाशय की भूमि। ठीक है, यानी उस समय जलाशय की भूमि को, पौंड की जो जमीन होती थी उसको एरीपति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा कितनी थी। यानी भू राजस्व जो लैंड टैक्स होता था, लैंड रेवेन्यू होता था, वो कितना रखा जाता था। ऑप्शन ए 1/10 से लेके 1/16 गुना, बी है 1/6 से लेके 1/10, सी है 1/4 से लेके 1/6 तक, या डी है 1/3 से लेके 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी आपका 1/6 से लेके 1/10 टाइम तक जो लैंड टैक्स होता था, जितना भी लैंड से आय होती थी, ज़मीन से भू जितना भी भू उत्पादन होता था उसका 1/6 गुना या कहीं कहीं पे 1/10 गुना ये इतना टैक्स लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए थानेश्वर, बी कन्नौज, सी पुरुषपुर, या डी इनमें से कोई नहीं। CGPSC का पूछा गया क्वेश्चन है। तो मौखरी शासकों की राजधानी आपकी कन्नौज थी। ठीक है, मौखरी वंश के शासक थे ग्रह वर्मा, जिनके साथ हर्षवर्धन की बड़ी बहन ब्याही थी। ठीक है, तो बड़ी जो हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री, उनकी शादी हुई थी ग्रह वर्मा के साथ। ग्रह वर्मा की हत्या शशांक गौड़ ने कर दी थी। शशांक गौड़ ने उनकी हत्या करने के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से हर्षवर्धन का कंट्रोल हो गया और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से शिफ्ट करके कन्नौज में आ गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। सियुकी नामक विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। यानी सियुकी जो रचना है वो किसकी है। ऑप्शन ए फायान, बी अलबरूनी, सी मेगस्थनीज, या डी ह्वेनसांग।
यूपीपीसी संदेश 16 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर फिर से वही ऑप्शन डी यानी ह्वेनसांग रहने वाला है। ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री थे जो भारत आए थे, ठीक है। इन्होंने ह्वेनसांग स्यूकी की रचना की थी, ठीक है। स्यूकी में हर्षवर्धन के समकालीन जितना भी शासन व्यवस्था थी हर्षवर्धन की, और जो भी राजनीतिक व्यवस्था रही है उस सबका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये हैं आपके टोटल 55 क्वेश्चंस हर्षवर्धन और वर्धन वंश से संबंधित। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।